अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपने जीवन की फील्ड में दोबारा मौजूद हैं और इस वक्त हमारी जो जीवन की फील्ड है आफ्टर सोइंग 38 डेज़ की हो चुकी है और यहाँ तक हम 95% जर्मिनेशन का टारगेट अचीव कर चुके हैं। इसके अंदर वेदर एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा, हमारे हक़ में रहा। अभी तक हमें बहुत अच्छी सनलाइट अवेलेबल है और टेम्परेचर भी उसी रेंज के अंदर है जो कि जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी तक जर्मिनेशन का प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर हम 98% जर्मिनेशन अचीव कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ से आगे हमने अपनी फील्ड की डेवलपमेंटल मैनेजमेंट कैसे करनी है वो हम आपको सारा बताएंगे। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि हमने फील्ड के अंदर 1 बोरी SOP और 1 बोरी DAP स्प्रेड की थी, छटा किया था। और यहाँ से आगे इस वक्त फील्ड के अंदर 3 पानी हम लगा चुके हैं। पानी की अमाउंट वतर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर आप ड्राई इलाके में हैं तो हो सकता है अभी तक आपके 5 पानी लग चुके हों, लेकिन हमारी ज़मीनों के अंदर और इस रीजन के अंदर क्योंकि ज़मीनें नमी होल्ड करती हैं और टेम्परेचर ऐसा है और ड्राइनेस कम है, तो हम इस वक्त 3 पानी पे खड़े हैं। कालाबाग के अंदर और उस इलाकों में जहाँ पे ड्राई है लोग 5-5, 6-6 पानी भी लगा चुके हैं अभी तक। यहाँ से आगे हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसका मैं बताता चलूँ कि इस वक्त थोड़ा थोड़ा गंद ज़मीन के अंदर मौजूद है। गो के हमने जर्मिनेशन के सोइंग के टाइम पे हमने इसके अंदर पेंडीमेथलिन 500 ml और 500 ml डिवॉल्ट गोल्ड स्प्रे किया था, लेकिन इस वक्त थोड़ा थोड़ा गंद उभर रहा है, उसको हम हाथों से चुनाई करेंगे। अभी हम गोडी के प्रोसेस में नहीं जाएंगे और हाथों से चुनाई करने के बाद जैसे ही वतर आएगा नेक्स्ट पानी पे हम अपनी फर्स्ट फर्टिलाइज़र की डोज देंगे। जी तो नाजरीन, उसके जब हमने घास को साफ कर लेना है तो उसके बाद हमने इसको फर्टिलाइज़र की फर्स्ट डोज देनी है। फर्टिलाइज़र की फर्स्ट डोज जो है, अगर इस वक्त हमारी जर्मिनेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है तो इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट या तजवीज़ करदा जो डोज है वो कैन गवारा की है, 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ हम फ्लड करेंगे अपनी इस फील्ड के अंदर रिक्लेमर जो प्रोडक्ट है, ग्रीन फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र है, उसको हम कैन गवारा के साथ फ्लड कर देंगे और उससे हम अपने जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं यहाँ से आगे। जी नाज़रीन, उधर हम जो खड़े हुए थे वो G1 की फील्ड थी हमारी और इस वक्त जो आप फील्ड देख रहे हैं इसको हम आपको क्लोज एंगल शॉट में भी दिखाएंगे। ये हमारी NS 756 की फील्ड है। NS 756 हमने 4 एकड़ रकबे के ऊपर कास्ट किया है। NS 756 हमने 15 अक्टूबर को सो कर दिया था और इस वक्त इसकी पहली गोडी की फेज़ मुकम्मल हो चुकी है। हमने पहली गोडी इस पे कर ली है। इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन और ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, ये आप देख सकते हैं। इधर गोडी को मुकम्मल करने के बाद जो पहला फर्टिलाइज़र प्लांट के ऊपर हम करेंगे अप्लाई वो है नाइट्रोफास का, वो हम स्प्रेड कर देंगे। और बायो फर्टिलाइज़र जो है रिक्लेमर का जो प्रोडक्ट है उसको 5 लीटर फी एकड़ के एतबार से हम इसमें फ्लड कर देंगे। इसकी जो फर्दर डेवलपमेंटल मैनेजमेंट है वो भी आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम आपको अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। जी नाजरीन, यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। आज की हमारी डिस्कशन जो थी वो हमारी G1 और NS 756 के हिसाब से उसके अभी तक की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसका ओवरव्यू था और आगे हम उसकी कैसे डेवलपमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपना अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अचीव कर सकें एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक पूरी डिस्कशन अरेंज की थी जो कि फील्ड ओरिएंटेड थी। यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा इनिशिएटिव जो हम आपके साथ इस वक्त ले रहे हैं वो समराइज़ करता है कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर 4 से 5 किस्म के फार्मर्स हैं। एक फार्मर है जिन्होंने ज़मीन को लीज़ पे दे दिया और ठेके से जो इनकम आ रही है उसमें उनका गुजर बसर है। सेकंड फार्मर है जो एक्टिव फार्मर है, जो देहात के अंदर रह रहा है। उसके अंदर 2 टाइप्स हैं, एक कन्वेंशनल एक्टिव फार्मर है और एक मॉडर्न एक्टिव फार्मर है। जो हमारी बेशतर दही इलाकों के अंदर फार्मर हैं वो कन्वेंशनल एक्टिव फार्मर हैं। गो कि उनके पास एग्रीकल्चरल नॉलेज जो है सदियों से और जनरेशन टू जनरेशन आता हुआ, दे आर वेल इक्विप्ड। ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, बट मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न अपकमिंग चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नो हाउ कम है। अगर उन तक मॉडर्न टेक्निक्स की बात पहुंच जाए, मॉडर्न तरीक़ों की बात पहुंच जाए तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो ख़ुद अपने अंदर एक इनकलाब बर्पा कर देंगे जो कि मुल्क के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा और उनकी अपनी ज़ात की हद तक के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर कैटेगरी आ जाती है जो एब्सेंटी फार्मर है, जो कि नस्ल दर नस्ल एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग तो करते हैं लेकिन
किसी भी तरीके से और एजुकेशन के आने की वजह से और रोज़गार की वजह से अपनी एग्रीकल्चरल लैंड और उस जगह को छोड़ के शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। बेसिकली इस इनिशिएटिव का जो मेन एरिया ऑफ अट्रैक्शन है या टारगेट ऑडियंस है वो यही एब्सेंटी फार्मर बजाते खुद हैं या उनकी नेक्स्ट जनरेशन है। मैं भी इसी तरह के एब्सेंटी फार्मर की एक अगली जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारे से पहले आने जो लोग थे वो वेल अवेयर थे अपनी लैंड के हवाले से, अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के हवाले से, बट हमारा जो मेन टाइम गुजरा वो एजुकेशन के अंदर गुजरा और वो एग्रीकल्चर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था। इसी वजह से जब आप लैंड पे वापस रिटर्न करते हैं तो बेसिक नॉलेज, कन्वेंशनल नॉलेज और उसके बाद मॉडर्न नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं। इन सारी चीज़ों के और इन गैप को ब्रिज अप करने के लिए ये इकोबॉक्स और TGES का एक इनिशिएटिव है जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी इस एपिसोड की इस पर्टिकुलर डिस्कशन को क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।